हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजा के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्लेटो का लक्ष्य न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था। आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर विशेष बल दिया था। राज्य के द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, जिसका अध्ययन हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में कर चुके हैं, और सेकंड था संपत्ति और परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य की बागडोर सौंपी है दार्शनिक राजा के हाथ में, और फॉस्टर का तो यहाँ तक कहना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में सबसे मौलिक धारणा उसका दार्शनिक राजा का सिद्धांत ही है। प्लेटो का जन्म एथेंस में कुलीन परिवार में हुआ था, और कुलीन परिवार में जन्म होने के कारण प्लेटो राजनीति में भाग लेने के लिए बहुत अधिक इच्छुक भी था। लेकिन जब उसने राजनीति में फैली हुई बुराइयों को देखा तो स्वयं राजनीति में भाग लेने का विचार छोड़ दिया और राजनीति से बाहर रहकर राजनीति की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। राजनीति की बुराइयों को दूर करने के लिए प्लेटो ने काफी लंबे समय तक चिंतन मनन किया, और अंत में उसने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि नगर राज्यों की सत्ता बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी जाए तो यूनानी नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा कि हमारे नगर राज्यों के कष्टों का तब तक अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता विद्यमान नहीं होगी। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में ये बताया कि वैसे आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा एक ही होना चाहिए, लेकिन अगर राज्य में दार्शनिक राजा के समान शिक्षित, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न अन्य व्यक्ति भी हों तो दार्शनिक राजा को इन सब के साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वगुण संपन्न है। उसके अपने कोई स्वार्थ नहीं है। वह हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही शासन व्यवस्था का संचालन करता है। वह सत्य की खोज में लगा रहता है और सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट, ज्ञान और धर्म पर्यायवाची है, और सेकंड, वास्तविक ज्ञान कोरे विश्वास से प्रमुख है और उसी के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन हो सकता है। प्लेटो कन्फ्यूशियस से बहुत अधिक प्रभावित था, और कन्फ्यूशियस कहा करता था कि यदि राजा सद्गुणी हैं तो कानून अनावश्यक हैं, और यदि राजा सद्गुणी नहीं हैं तो कानून निरर्थक है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा को शासन करने की पूर्ण शक्तियां सौंपी हैं। उस पर कानून का, परंपरा का या जनमत का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दार्शनिक शासक को केवल संविधान के प्रबंधों को ध्यान में रखना है, और चार सैद्धांतिक बातें हैं जिनके बारे में प्लेटो का यह मानना है कि दार्शनिक राजा को इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे राज्य में धन और संपत्ति की विषमताएं नहीं बढ़ने दे, राज्य का आकार इतना रखे कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे, न्याय की ऐसी व्यवस्था हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर सके, और राजा को शिक्षा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लेटो के इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचकों के द्वारा कटु आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को इतनी शक्तियां सौंपी हैं कि वह निरंकुश राजा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और अंत में वह उन्हीं दोषों को उत्पन्न करने वाला बन जाएगा जिन दोषों का निराकरण करने के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य या दार्शनिक राजा के सिद्धांत की रचना की थी। जनता की स्वतंत्रता और स्व विवेक का अंत हो जाएगा, और दार्शनिक राजा या तो सनकी होगा या भविष्य में देखने वाला होगा। वर्तमान समय से उसका कोई संबंध नहीं होगा। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत स्वयं उसी की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है, क्योंकि प्लेटो स्वयं दार्शनिक राजा बनना चाहता था।
स्वयं राजा बन नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी महत्वाकांक्षा को दार्शनिक राजा के सिद्धांत के रूप में सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन करके किया है। कुल मिलाकर प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत काल्पनिक है, वास्तविक रूप में उसको परिणत करना संभव नहीं है। स्वयं प्लेटो सायराक्यूज के शासक डियोनीसियस को 2 बार दार्शनिक राजा बनाने के लिए गया था, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी।